नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज की न्यूज़ फिर से थोड़ी सी लेट हो गई है, तो जल्दी से आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो न्यूज़ है आज की, इट इज़ द सेम रिगार्डिंग दी कैजुअलिटी जो भी हुई हैं तुर्की और सीरिया में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक के बारे में कल मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, और इस समय जो भी टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगन और सीरियन ये जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ दी बशर अल असद, दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। नियर अबाउट 12,000 लोगों की क्या डेथ हो चुकी है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी रिगार्डिंग दी अर्थक्वेक। मैंने कल बात की थी अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक में क्या होता है कि बेसिकली एक ये अर्थ है हमारा, और यहाँ से जो वेव निकलती है इसको ये उसका होता है फोकस पॉइंट, और यहाँ से जब ऊपर जाएगी देन इट इज़ दी एपी सेंटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो सारी वेव्स हैं ये अर्थ के अंदर से निकल रही हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग बॉडी वेव। ठीक है, क्योंकि ये सारी कहाँ से निकल रही हैं, अर्थ के अंदर से निकल रही हैं। ठीक है, बॉडी वेव बेसिकली दो तरह की होती हैं, दैट इज़ द प्राइमरी वेव एंड द सेकेंडरी वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो पहले आती हैं अर्थ की सरफेस पे, इसीलिए इसको प्राइमरी वेव कहते हैं या इसको पी वेव कह देते हैं। ठीक है, और ये वेव जो होती हैं वो तीनों मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी वेव के बारे में, तो ये जो सेकेंडरी वेव है थोड़ी देर में आती हैं, और ये जो सेकेंडरी जो वेव है ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता रहना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें कि सरफेस वेव के बारे में। सरफेस वेव क्या है, देखिए हमने बताया, जैसे आपको मैंने बताया कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ से कुछ वेव्स निकल रही हैं, तो अर्थ से जब वेव्स निकलती हैं और जब ये सरफेस में टकराती हैं तो जो वेव जनरेट होती है उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं सरफेस वेव। ठीक है, तो सरफेस वेव जो है बेसिकली ये क्या है, ये इंटरेक्शन होती है बॉडी वेव्स और अर्थ की सरफेस वेव से। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी को कॉज करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये वेव्स ऐसे ऐसे बहती हैं जैसे कोई पानी बह रहा है, हवा बह रहा है, तो ये यहाँ से पता रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिगार्डिंग दी हेलरी क्लिंटन। देखिए हेलरी क्लिंटन जो है बेसिकली वो एलोरा की गुफा में भी, मतलब एलोरा की गुफा को विजिट करने के लिए गई हुई हैं। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो पता होनी चाहिए आपको। देखिए दो गुफाएं हैं, हमको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज दी अजंता एंड द सेकंड वन इज दी एलोरा। ये दोनों गुफाएं कहाँ पर, ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये है इसका ब्यूटीफुल केव्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द ब्यूटीफुल केव्स। और एक और जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट वो पता होनी चाहिए इज़ दी अजंता की जो केव्स हैं वो हैं नियर दी वगोरा रिवर। तो अजंता की जो केव्स हैं वो नियर दी वगोरा रिवर है, ये आपको पता रहना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का एक मैप है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अजंता केव्स के बारे में। ठीक है, देखिए अजंता केव्स जो है बेसिकली यहाँ पर कई टाइप की केव्स हैं, स्पेशली उसमें जो जो सबसे, मतलब अजंता में जो है वो एक ही टाइप की केव है, लेकिन उसके टाइप्स अलग अलग हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर बुद्धिस्ट केव्स में हैं, तो बुद्धिस्ट केव्स में बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहले हम टाइप की बात करते हैं विहार की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरी जो है वो चैत्य। देखिए विहार आपने नाम कई बार सुना होगा, जैसे वसंत विहार भी सुना होगा, और भी कई विहार। विहार का मतलब क्या होता है, जहाँ कोई रहता है। ठीक है, तो ये हो गया विहार, मतलब जहाँ कोई रहने वाला। तो कोई ऐसी केव जहाँ कोई रहते हैं, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, तो वो उसे बोलते हैं विहार। और जो चैत्य होते हैं जहाँ पर कोई चिंता करता है, चिंता करने का मतलब मेडिटेशन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं। तो टोटल अगर अजंता की बात की जाए, टोटल वहाँ पर 25 केव्स हैं, जिसमें से जो 25 केव्स, टोटल जो है वो 29 केव्स हैं, जिसमें से 25 जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, और वो विहारा हैं, और जो 4 जो है बुद्धिस्ट केव्स हैं वो चैत्य हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो अभी एक मैं बना चुका और वो बंद हो गई बीच में, पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है, कोई बात नहीं। तो ये 25 केव्स हैं, और ये यहाँ पर ये 4 केव्स हैं, ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ये टाइम पीरियड है, कितनी पुरानी जो केव्स हैं, ये बेसिकली 200 BC से 650 AD, इतनी ये पुरानी क्या है, केव्स हैं। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये कैसी पेंटिंग्स हैं, फ्रिस्को टाइप ऑफ पेंटिंग है। अब हम बात करेंगे कि फ्रिस्को टाइप ऑफ पेंटिंग क्या होता है। देखिए जो केव्स होती हैं वो ऐसी गुंबद के नाम की केव होती हैं, गुंबदनुमा। ठीक है, तो गुंबद की वॉल के अंदर जो पेंटिंग होती है उसे हम बोलते हैं फ्रिस्को पेंटिंग। ठीक है, और मुरल पेंटिंग जो होती है, मुराल पेंटिंग जो है वो इट इज़ द टाइप ऑफ द फ्रिस्को पेंटिंग। तो ये क्या है, ये बेसिकली सीलिंग पे की जाती है, इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। लाइम प्लास्टर का उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एलोरा केव्स। अजंता केव्स में क्या है, अजंता केव्स में बात की मैंने टोटल जो अजंता केव्स में केव्स हैं वो कितनी है, 29 केव्स हैं। ठीक है, जिसमें से 25 जो हैं वो क्या है, 25 जो है वो विहार हैं, और बाकी के जो 4 हैं वो क्या हैं,
वो चैत्य हैं, ठीक है। 25 विहार और 4 चैत्य। यहाँ पर अगर एलोरा की बात की जाए तो एलोरा में बेसिकली क्या है, एलोरा में हिंदुइज्म, हिंदू, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट इन सब के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसमें से 17 जो स्ट्रक्चर हैं वो हिंदू के हैं, 12 जो हैं बुद्धिस्ट के हैं, 5 स्ट्रक्चर किसके हैं, जैन के हैं। तो ये पता होना चाहिए। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 5th to 11th सेंचुरी के बीच में एडी में ये चीज़ बनी हुई थी, ये पता होना चाहिए हमें। फिर हम बात करते हैं नॉर्डिक नेशंस के बारे में, कि नॉर्डिक जो इंडिया है उसको कनेक्ट किया जा रहा है किसे, ग्रीन ट्रांजिशन के थ्रू, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि जो नॉर्डिक है, ठीक है, तो नॉर्डिक इंडिया में अगर बात की, ठीक है, तो बेसिकली नॉर्डिक रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि बाल्टिक नेशंस क्या होते हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, ये जो 3 नेशंस हैं उन्हें बाल्टिक नेशंस कहते हैं। इन्हें बाल्टिक नेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सी के अराउंड है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, बाल्टिक नेशंस कहते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्डिक कंट्री के बारे में बात किया जाए तो नॉर्डिक कंट्री में बेसिकली हमारी आएंगी डेनमार्क आएंगी, देन दी नॉर्वे, and it is Norway here. तो फर्स्ट इज डेनमार्क, देन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, एंड डेनमार्क एंड आइसलैंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आइसलैंड है, आइसलैंड इज़ द पार्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर बात करें कि नॉर्डिक कंट्री जो सारी हैं, तो वो नॉर्डिक कंट्री के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, तो नॉर्डिक कंट्री के जो बीच में सिमिलैरिटी वो ये है कि उनकी क्या है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, यानी कि जो सारी जो कंट्री हैं एक दूसरे से क्या है, बॉर्डर शेयर करती हैं। कल्चरल सिमिलैरिटी भी हैं, कॉमन वेज ऑफ लाइफ हैं, ठीक है, कॉमन हिस्ट्री भी है, रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद बात करेंगे नॉर्डिक काउंसिल की। नॉर्डिक काउंसिल का निर्माण हुआ था 1952 में। इट इज़ द इंडियन पार्लियामेंट्री काउंसिल्स फॉर दी कॉपरेशंस, ठीक है। और जो नॉर्डिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो कैसे है, यानी कि जो भी देखेंगे आप भी, जो भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं उन सारी रिपोर्ट्स में मोस्टली जो नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं वो एक अलग लेवल पे होती हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, यानी टॉप मोस्ट पोजीशंस में होती हैं। तो कैसे, क्योंकि उनमें क्या है, स्टेबिलिटी है, उनकी वेलफेयर सोसाइटी है, इनोवेशन में बहुत ज़्यादा है, और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए वो बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, ऑफ शोर विंड पावर्स हो गई, बैटरी कैप्चर, कार्बन कैप्चर, इन सारी टेक्नोलॉजी पे वो बहुत अच्छे से काम या कमांड कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि इंडो नॉर्डिक समिट ये क्या चीज़ है। ये देखिए, इंडो नॉर्डिक समिट की बात की जाए तो बेसिकली दो समिट यहाँ पर हुई थी। द फर्स्ट वन इज़ 2018 में हुई थी स्वीडन में, जिसका जो फोकस था कि इंडिया में एक्सचेंज ऑफ आइडिया करेंगे, जो भी आइडियाज़ हैं उनको एक्सचेंज करेंगे, इनोवेशन के फील्ड में बढ़ावा देंगे, ठीक है, यानी कि R&D को प्रमोट करेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, मैरीटाइम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ताकि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। फिर उसके बाद लाइफ साइंस के बारे में, एग्रीकल्चरल डिजिटल सॉल्यूशंस, स्किल पुलिंग, इसके बारे में बात किया जाएगा। सेकंड समिट के बारे में बात किया जाए, सेकंड समिट जो है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था 2022 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो पहली समिट हुई थी उसी को पहले क्या किया गया, उसी का रिव्यू किया गया, ठीक है। इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक, यानी कि जो पोस्ट पैंडेमिक है उस पोस्ट पैंडेमिक से हम कैसे रिकवरी करें, इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया। मैरीटाइम कॉपरेशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और ओशन का सस्टेनेबली, जुडिशली सस्टेनेबल यूज़ कैसे किया जाए, इसके बारे में बात किया गया। और ताकि हम जो है फिशिंग को प्रमोट कर सकें, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट कर सकें, और इंडिया का जो प्रोजेक्ट है सागरमाला, उसके तहत हम ये चीज़ कर भी रहे हैं। फिर बात करेंगे हम आर्कटिक रीजन में कैसे कॉपरेशन बढ़ाएं, इंडिया की जो आर्कटिक ट्रीटी की जो पॉलिसी है वो क्या है, उसके बारे में भी काम किया जाए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो काउंसिल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। द फर्स्ट वन इज़ दी आर्कटिक काउंसिल, और दूसरा है अंटार्कटिक, ठीक है। तो आर्कटिक की भी एक ट्रीटी है और अंटार्कटिक की भी क्या है, एक ट्रीटी है, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में बात किया है। पिछली कौन सी वीडियो में, मैंने GS सेक्शन 1, 2, 3 इस तरह से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आर्कटिक और अंटार्कटिक काउंसिल्स के बारे में बात की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज़ कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग जो हो रही है, जैसे यहाँ पे देखिए मोदी जी खड़े हैं और बाकी सारे अलग अलग लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और ये 34 ईयर की हैं, यानी कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ये भी आप कह सकते हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है मारिया रेसा, जहाँ तक मैं अगर करेक्ट हूँ, ठीक है, यही नाम है इनका, जस्ट चेक इट आउट। फिर हम बात करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, नॉर्डिक रीजन्स है, यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, ये करेगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। सॉवरेन एंड द वेल्दी फंड टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। जो नॉर्वेजियन सॉवरेन वेल्थ फंड है वो इट इज़ नियर अबाउट द 1.1
ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को हम लोग प्रमोट कर सकें ताकि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, ग्रीन एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको क्या कर सके हम लोग प्रमोट कर सकें, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि इंडियन नॉर्डिक रिलेशंस के सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, अगर हम इंडियन नॉर्डिक रिलेशन को प्रमोट करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको कॉम्बैट कर पाएंगे, उसको एड्रेस कर पाएंगे। और उसके बाद जो भी एडिंग द इंडियाज़ ग्रीन ट्रांजिशन, जो इंडिया का ग्रीन ट्रांजिशन है उसको भी हमको एड्रेस करना है। सस्टेनेबल हम लोग ग्रोथ करें, इकोनॉमिक ग्रोथ करें। फिर उसके बाद जो वेलफेयर स्टेट उसको प्रमोट कर सके, ओशन मैनेजमेंट का हम लोग प्रमोट करें, सॉवरेन वेल्थ फंड है। फिर उसके बाद कॉपरेशन इन द आर्कटिक रीजन, हमें आर्कटिक रीजन से अपनी जो भी कॉपरेशन उसको बढ़ाना है। उसके बाद इंडिया की जो यूएनएससी, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी जो परमानेंट P5 की सीट्स है, ठीक है, तो उसकी जो परमानेंट सीट है उस पर इंडिया की जो दावेदारी है वो भी कहीं ना कहीं इंडियन नॉर्डिक रिलेशन से क्या होगी, प्रमोट होगी। और उसके बाद एडिंग द इंडियाज़ ग्रीन ग्रोथ, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, इंडिया की ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाएगी। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पीपल इन द इंडिया एट द हाई रिस्क ऑफ फ्लडिंग। जो इंडिया के जो लोग हैं वो क्या है, फ्लडिंग के रिस्क में है, तो ये भी पता होना चाहिए। देखिए, मैंने बताया था कि जो फ्लड आएगा वो आएगा कैसे, फ्रॉम द ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है तो उसकी वजह से फ्लडिंग होगी। और फ्लडिंग कहीं ना कहीं क्या होगी, जब भी फ्लडिंग होगी तो ये कहीं ना कहीं दिस इज़ द कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो फ्लडिंग होगी, द कॉज ऑफ द फ्लडिंग कुड बी द क्लाइमेट चेंज। तो ये यहाँ से आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट की चेंज की वजह से फ्लडिंग। और अगर बात की जाए, जैसे हमने पता होना चाहिए कि COP15 की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट से बाद में जो यूएसए था वो वॉकआउट कर गया था इन द रीन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो COP15 में ये बोला ही गया है कि बेसिकली जो हमें जो भी ग्लोबल टेम्परेचर उसको प्री इंडस्ट्रियल एरा के पहले टेम्परेचर पर मेंटेन करना पड़ेगा नियर, तो हमें उसको 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से तो नीचे रखना ही पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें जाए तो 15 मिलियन जो लोग हैं वो रिस्क में हैं किसके, अगर फ्लडिंग आती है तो इंडिया में 3 मिलियन है नियर अबाउट। इंडिया, पाकिस्तान और पेरू, चाइना ये अकाउंट करते हैं 50% ऑफ द वल्नरेबल पॉपुलेशन। आपको पता है पाकिस्तान में भी फ्लड्स आए थे जिसकी वजह से नियर अबाउट 8 बिलियन का उनको लॉस भी हुआ था। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। एशिया में नियर अबाउट 1 बिलियन पीपल हैं लिविंग विद इन जस्ट 10 किलोमीटर ऑफ द ग्लेशियर लेक्स, ठीक है, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रह रहे हैं ग्लेशियर्स के, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, ठीक है। ये कारण हो सकता है क्या, फ्लडिंग का, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ फिजिकल फॉर्म दिए गए हैं इसको समझने के लिए। फिर हम बात करेंगे द स्टेटस एंड द प्रोसेस ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट को क्या करना है, जब भी गवर्नमेंट को मनी रेज़ करनी है, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट को क्या करना है, जब भी गवर्नमेंट को फंड रेज़ करना होता है, ठीक है, तो वो क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब होता है कि बेच देना, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब क्या होता है, बेच देना, ओके। जैसे अब आप अगर आप कोई चीज़ बेचेंगे, दिक्कत क्या है कि जो गवर्नमेंट भी कोई चीज़ बेचती है तो वो क्या करती है, अब कोई फ़ायदे वाली चीज़ तो बेचेगी नहीं। गवर्नमेंट हमेशा जब भी कोई चीज़ बेचती है तो लॉस मेकिंग जो भी कंपनी है उसको बेचती है, ठीक है। गवर्नमेंट कभी भी कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को नहीं बेचती, जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको क्या करती है, गवर्नमेंट बेच देती है। जैसे अगर बात किया जाए कि गवर्नमेंट जैसे कोई भी कंपनी जो लॉस में चल रही है उसको गवर्नमेंट बेच देती है, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कोई कंपनी है, अगर कोई प्रॉफिट में चल रही है तो गवर्नमेंट उसको नहीं बेचती, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को बेचना है तो BSNL को बेच देगी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें करती है। तो यही सारी चीज़ें क्या, यही सारी डिसइन्वेस्टमेंट में आता है। अब दिक्कत ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप किसी लॉस मेकिंग कंपनी का कर रहे हो तो उसको कोई खरीदेगा क्यों, आदमी खरीदेगा किसको, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को खरीदेगा, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को गवर्नमेंट बेचती नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अब डिसइन्वेस्टमेंट में कई सारे टाइप भी होते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि जैसे अभी अगर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाए, जैसे अभी एयर इंडिया इसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है। तो अब डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली वो 3 तरह का होता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली वो 3 तरह का होता है। पहला पहला आपने क्या किया कि आपने माइनर डिसइन्वेस्टमेंट किया। माइनर का मतलब क्या हो गया कि आपने थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। मे बी आपने 25% शेयर जो थे वो बेच दिए, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी को, ओके।
और बाकी के जो 75% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, माइनर। फिर उसके बाद बात करते हैं, एक होता है मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। मेजर में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि 51% हो सकता है ये किसी प्राइवेट को दे दिया हो, ठीक। और उसके बाद 49% किसके पास अपने पास रखा हो, यानी कि ये किसके पास होगी, ये गवर्नमेंट के पास होगी। और तीसरा जो होता है वो 100% डिसइन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि पूरी तरह बेच दिया। जैसे अभी एयर इंडिया, एयर इंडिया के केस में क्या हुआ कि एयर इंडिया के केस में एयर इंडिया बेच दी गई किसको, टाटा को। तो इसमें केस में 100% डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। देखिए थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इस केस में 51% जो है प्राइवेट को दे दिया और प्राइवेट किसी बॉडी को 49% अपने पास रखा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब 49% गवर्नमेंट के पास है तो जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी रिगार्डिंग दिस, जैसे अगर जो भी कंपनी है उसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस रहेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस उसमें रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उस बॉडी की नहीं हो पाएगी, प्राइवेट मेंबर जैसे चाहते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो इस वजह से लोग नहीं खरीदते इन तरह की चीज़ों को। यानी कि अगर कहीं गवर्नमेंट जो है वो 25% इन्वेस्टमेंट कर रही है, 75% कर रही है, तो नहीं खरीदेंगे लोग। यानी कि जब एयर इंडिया की बात अगर जब की गई तो एयर इंडिया जो थी वो बेसिकली एयर इंडिया किसी कंपनी थी उस टाइम पे, लॉस मेकिंग थी, लॉस में चल रही थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ठीक है पहले हम 25% करेंगे, कोई हारा है क्या, बोले कोई नहीं आ रहा, तो कोई नहीं आया। फिर बोला अच्छा ठीक है हम 75% करेंगे, सॉरी 50% करेंगे, कोई आ रहा है क्या, तब भी कोई नहीं आया। बोले ठीक है अच्छा हम 75% इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई आएगा क्या, तब भी कोई नहीं आया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 100% किया तब टाटा आया और टाटा ने उसको खरीद लिया। तो यहाँ से चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में क्या है कि बेसिकली क्या है कि जो शेयर है गवर्नमेंट उसको बेच देती है, ठीक है। और ये क्या है, लिक्विडेशन ऑफ द एसेट, यानी कि जो एसेट है उसका क्या है, उसको लिक्विफाई करती है। तो ये यहाँ से चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि मीन्स ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा डिस इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो कई सारे तरीके हैं। पहला हम बात करते हैं आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका क्या निकलता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और यहाँ से वो क्या करती है, यहाँ से वो फंड को रेज करती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फंड रेजिंग का काम कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये क्या हो गया, स्टॉक में पहली बार जो लिस्ट होगी तब फंड रेजिंग का यहाँ से काम होगा और गवर्नमेंट फंड निकाल लेगी, ठीक। अभी हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले अडानी जो इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे थे। और जो वो न्यूज़ में चल रहे थे तो वहाँ पर जो खबर आ रही थी वो आ रही थी रिगार्डिंग दी एफपीओ। एफपीओ क्या होता है, देखिए आईपीओ और एफपीओ में फ़र्क क्या है, पहले आता है आईपीओ और आईपीओ के बाद आता है एफपीओ। देखिए जब कंपनी को पहली बार, जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती है तो वह अपना आईपीओ निकाल कर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। और उस समय जब आईपीओ निकाल कर रजिस्टर होती है तो वहाँ से उसको क्या मिल जाती है, वहाँ से वो मार्केट से क्या पैसा उठाती है, ताकि यानी कि वो फंड रेजिंग करती है, ठीक है, फंड को रेज करती है। और जब एक बार फंड रेज हो जाता है, ठीक, एक बार फंड रेज हो जाता है तो वो कंपनी अगर कभी फ्यूचर में फर्दर मार्केट से पैसा उठाना चाहे तो वो एफपीओ अपना निकालती है। एफपीओ में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो या तो क्या है, या तो कोई न्यू शेयर आएंगे मार्केट में, ठीक है, या जो प्री एग्जिस्टिंग शेयर है उन्हीं को निकाल दिया जाएगा। यानी कि न्यू शेयर में क्या होगा, न्यू शेयर में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ शेयर होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जो शेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। और प्री एग्जिस्टिंग शेयर में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज़ नहीं होंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और उसके पास टोटल 100 शेयर हैं, लेकिन उसने मार्केट में सिर्फ 50 शेयर या मार्केट में सिर्फ 75 शेयर अपने उतारे हैं, लेट्स से, ठीक है। मार्केट में अगर सिर्फ 75 शेयर उतारे और जो 25 शेयर थे वो किसी न किसी किसी न किसी कंपनी के जो स्टेक होल्डर है या शेयर होल्डर है, ठीक है, उसके पास वो पड़े थे। तो कहने का मतलब टोटल अभी मार्केट में कितने शेयर हैं, 75, ठीक है। और बाकी जो 25 हैं वो किसके पास है, कंपनी के स्टेक होल्डर के पास है। लेकिन एफपीओ में क्या हो रहा है, एफपीओ में ये 25 जो शेयर होल्डर हैं, 25 जो शेयर हैं जो स्टेक होल्डर के पास रखे हैं पहले से, जो कि मार्केट में नहीं है, इसमें से हो सकता है कि 10 शेयर यहाँ पर दे दे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो जाएंगे 85, ठीक है। तो यानी कि जो मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर है वो क्या है, मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर है वो बढ़ गए, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग जो टोटल जो शेयर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल शेयर पहले भी 100 थे और टोटल शेयर अभी भी 100 हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ मार्केट में जितने हैं, यानी कि मार्केट में जो लिस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ बढ़ गए हैं इसके। शायद आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया एफपीओ। उसके बाद बात करते हैं ऑफर फॉर द सेल, इंस्टीट्यूशनल रिप्लेसमेंट, एक्सचेंज ट्रेड, क्रॉस होल्डिंग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं
एडवांटेज ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या करता है, रिडक्शन इन द फिजिकल बर्डन। जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो फिजिकल बर्डन को क्या करता है, कम करता है। कल मैंने बताया गया था गवर्नमेंट बेसिकली परेशान रहती है किससे, गवर्नमेंट परेशान रहती है फिजिकल डेफिसिट से। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाए तो वो फिजिकल डेफिसिट करती है। ठीक है, और मतलब वो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू होता है, यानी कि अगर क्या है, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाला सिस्टम, तो वो क्या होता है, वो फिजिकल डेफिसिट में आता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है फिजिकल डेफिसिट को नियर अबाउट 4% मेंटेन करना चाहती है। ठीक, तो जो रिडक्शन है, ठीक है, यानी कि अगर आप फिजिकल जो बर्डन है उसको कम करना चाहते हो तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, तो एक तरीका हो सकता है। फिर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इनकरेज ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप। अगर आपको प्राइवेट ओनरशिप को क्या करना है, बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करोगे, अगर आपको प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ाना है तो उस कंडीशन में भी आप फिजिकल उस कंडीशन में भी आप डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा ले सकते हो। फिर बात करते हैं इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट सिनेरियो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, दैट इज़ दी एफडीआई को बढ़ाना है आपको, ठीक है, या फिर आपको एफपीआई को बढ़ाना है, दैट इज एफडीआई इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई इज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या है, एफडीआई बेसिकली जो लॉन्ग टर्म के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और एफपीआई का शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि जो एफडीआई है वो लॉन्ग टर्म के लिए अमाउंट अगर इंडिया में आ रहा है, कंट्री में आ रहा है, तो वो एफडीआई के अंतर्गत आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आएगा तो वो एफपीआई के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे वो बढ़ेंगे और उसके बाद कंपटीशन जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, और कंपटीशन को प्रमोट करेगा। देखिए, जब भी कंपटीशन की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, एक कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ दी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ जो इंडिया आया था वो आया था 2002 में, यहाँ पे आया था अंडर दी एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसने एक एक्ट को रिप्लेस किया था, दैट इज़ दी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ठीक है, तो ये एक एक्ट था। इस एक्ट को रिप्लेस करके क्या बनाया गया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ठीक है, मतलब कि ये प्रिसीडिंग बॉडी है इसकी। ठीक है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये क्या करता है कि जो भी फेयर और जस्ट ट्रेड है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, ताकि सबकी जो स्टार्टिंग बाउंड्री लाइन हो वो क्या हो, सेम हो। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए तो इट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, ये पता होना चाहिए आपको। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, इसको सपोर्ट करता है, दैट इज़ द इक्वलिटी बिफोर लॉ, ताकि सबके लिए जो चीज़ें हैं वो इक्वल रहें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसइन्वेस्टमेंट को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो ये क्या है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर बात की कि डिसइन्वेस्टमेंट से लॉस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो बेसिकली क्या है, रेगुलर जो इनकम है वो खत्म हो जाती है गवर्नमेंट की। पहले क्या था, गवर्नमेंट को जो रेगुलर इनकम मिल रही थी, अब वो रेगुलर इनकम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा जो पैसा है आपको एक ही बार में मिल गया। और जो प्राइवेट मोनोपोलीज बढ़ सकती हैं इससे। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि जो प्राइवेट मोनोपोली है वो बढ़ सकती है। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन के केसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी प्राइवेट एंटिटी है वो किस पे काम करती है, वो प्रॉफिट मेकिंग पे काम करती है, और लॉस जो है वो जॉब का वो भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं ट्रेवलर्स फ्रॉम द यूपीआई G20 कैन पे वाया दी यूपीआई। देखिए, आपको पता है कि अगर यूपीआई से आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी करेंसी में करते हैं। ठीक है, अगर फॉरेन का कोई भी आदमी है वो अगर यूपीआई को यूज़ कर रहा है तो वो उसकी करेंसी में उसको यूज़ करेगा। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें दो अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। द फर्स्ट इज़ दी NRE अकाउंट। NRE अकाउंट क्या है, बेसिकली नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये क्या है कि अगर कोई NRI जो है बेसिकली अकाउंट ऑफ एन NRI टू ट्रांसफ़र फॉरेन अर्निंग टू इंडिया, अगर फॉरेन से कोई भी NRI इंडिया में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहा है तो इट विल कम अंडर दी NRE अकाउंट, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, डिपॉजिट मेड इन द फॉरेन करेंसी, यानी कि जो भी डिपॉजिट मेन होगा वो भी मोस्टली फॉरेन करेंसी यानी कि US डॉलर में होगा। और ये जो अकाउंट है इसको मेंटेन किया जाता है इन रुपी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि NRE अकाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर कोई भी
कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये पता होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनआरई अकाउंट है ये प्रोन टू द एक्सचेंज रेट, जो भी इंडिया और जो डॉलर यानी कि जो भी डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा ये एनआरई अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, एनआरई अकाउंट क्या है? एनआरई अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जो अमाउंट है वो फॉरेन कंट्री से किसी फॉरेनर के द्वारा इंडिया में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और ये जो मोस्टली है वो यूएस डॉलर में किया जाता है, और इसको मेंटेन लेकिन किया जाता है रुपी में। और इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है कि ये टैक्सेबल नहीं है, यानी कि जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और बट ये जो है वो एक्सचेंज रेट पर बेस्ड है, तो ये पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट क्या होता है? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट